हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज इस लेक्चर में बायोट सेवर्ट्स लॉ की एक और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जो 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ये आप देख रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इस कॉइल का एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है P, और इस पॉइंट P पे आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। थोड़ा सा डायग्राम को हम देखते हैं। इस सर्कुलर कॉइल के हमने एक स्मॉल एलिमेंट्स लिया हुआ है DC। स्टूडेंट्स, स्मॉल एलिमेंट हर जगह आपको लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बायोट सेवर्ट्स लॉ है वो एप्लीकेबल है केवल स्मॉल एलिमेंट पे। इस बात को भूलना नहीं है आपको। तो यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया DC जिसकी लेंथ है dl। ये स्मॉल एलिमेंट dl इस पॉइंट P से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे। वायर का जो स्मॉल पार्ट पॉइंट P से एंगल बना है वो थीटा, और पॉइंट P उस वायर से जो एंगल बना है दैट इज फाई। तो यहां पे ये थीटा है और पॉइंट P से जो एंगल बना रहा है उसको फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां पे देखेंगे आप कि इस पॉइंट P पे ये जो स्मॉल एलिमेंट है dl, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो dB ये प्रोड्यूस हो रही है, और अगर आप दूसरा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रही है। अब यहां पे साथ साथ अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल का अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो काफी कठिन लगेगा। हम उसको एक आसान तरीके से समझते हैं। राइट हैंड रूल हो या लेफ्ट हैंड रूल हो, पूरा खेल एक्सिस का है, एक्स वाई और जेड। तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि ये वायर जो है, ये वायर का स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे है, और पॉइंट कहां पे है? पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी जेड एक्सिस में। यही राइट हैंड का रूल है। बुकिश लैंग्वेज में इसको दूसरे तरीके से लिखा रहता है, लेकिन आपको जब कोई चीज प्रैक्टिकली यूज करना है तो उसका इस तरीके से मतलब समझना पड़ेगा। तो एक्स वाई तो ये जेड, एक्स वाई तो ये जेड। तो ये दोनों स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, उसका दोनों जगह असर होगा। तो इसी तरीके से ये जो dB आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इसको दो कंपोनेंट में आपने ब्रेक किया तो dB cos फाई और dB sin फाई, ये दो कंपोनेंट ब्रेक। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये कंपोनेंट ब्रेक करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो आप परेशान मत होइए, मेरे चैनल्स को आप देखते रहिए, तो आपको कई ऐसे शॉर्टकट्स मिलेंगे कि जिनसे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको एक सरल तरीका याद रखना है कि ये एंगल जिस साइड्स को टच कर रहा है, एंगल जिस साइड को टच करेगा वहां पे कॉस का कंपोनेंट आएगा, और एंगल जिस साइड को टच नहीं कर रहा है वहां पे साइन आएगा। तो आप देखिए, फाई इसको टच कर रहा है तो यहां कॉस का कंपोनेंट, और यहां टच नहीं कर रहा है तो यहां पे साइन का कंपोनेंट। और इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपकी कंपोनेंट ब्रेक करने की समस्या हर समय के लिए खत्म हो गई। अब आप बड़े आसानी से ब्रेक कर दोगे। नीचे के डायग्राम में फिर इस dB को ब्रेक किया तो dB cos फाई और dB sin फाई। तो आप देख रहे होंगे कि अगर अभी मैंने ये दो कंपोनेंट लिए हैं AB और CD, इन दोनों कंपोनेंट को ब्रेक करने पे, इन दोनों कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो जितने भी कॉस के कंपोनेंट होंगे वो सब इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और सारे साइन वाले कंपोनेंट आप देख रहे हैं उसी लाइन पे पड़ रहे हैं, वो ऐड होते जा रहे हैं। तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण इस पॉइंट P पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैं कह सकता हूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड समेशन ऑफ dB sin फाई। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गए और सारे साइन एक जगह आके ऐड हो गए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड dB sin फाई। और dB स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आती है बड़ी ही जोरदार चीज जिसको आप देख के समझ के बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। किताब में आप जब पढ़ते हैं तो आपको यहां पे मिलता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब आप डायग्राम को देखते हैं तो थीटा तो ये है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई थीटा डायग्राम में जो दिख रहा है वो तो 45 44 इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप ले क्या रहे हैं, आप ले रहे हैं 90 डिग्री। तो ये 90 कैसे हो गया, 90 का डायग्राम तो अलग होगा। और यहां पे आपको ध्यान देना है, जब भी आप पढ़ाई करें, कोई डेरिवेशन को पढ़ें, उसकी थ्योरी पढ़ें, तो एक एक शब्द को ध्यान देना है। जब आप इस डेरिवेशन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये एक बहुत ही की पॉइंट है, बड़ा गहरा मतलब है इसका। कॉइल डायग्राम में तो आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है। ये मान लीजिए आपका प्लेन है और ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कॉइल, ऐसी नहीं है, इस तरीके से है। और अगर ये कॉइल परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्नर और ये लाइन के बीच का एंगल आप देखेंगे 90 डिग्री हो गया। और इसीलिए यहां पे ये थीटा 90 डिग्री होने से साइन 90 आपको मालूम है 1 होता है। और डीबी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। ये आ गया यहां पे। और साइन फाई इस ट्राइंगल से आप देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस साइन फाई इज इक्वल्स टू ए बाय आर एंड ए इक्वल्स टू आर साइन फाई, ये बोल सकते हैं, या साइन फाई इक्वल्स टू ए बाय आर। इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो बी इक्वल्स टू समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर ए बाय आर। ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहां पे जितनी भी कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकालेंगे अपन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब समेशन डीएल। समेशन डीएल मतलब उस कॉइल का स्मॉल एलिमेंट, और ऐसे सारे एलिमेंट को आप ऐड करते जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे तो आप पाएंगे आपको तो पूरा सर्कमफियरेंस मिल गया। मींस समेशन डीएल इज नथिंग बट 2 पाई ए। और अब आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब एंड 2 पाई ए। तो यहां से आपने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया समेशन डीएल की 2 पाई ए, तो आपको ये मिल गया। अब स्टूडेंट्स आर क्यूब, इस ट्राइंगल को आप देखेंगे पैथागोरस के थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां अंडर रूट, और अगर इसका मैं क्यूब कर दूं बोथ साइड तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मेरे को आर क्यूब की वैल्यू पता चल गई। और जब मैंने इस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एक सर्कुलर कॉइल जो करंट कैरिंग है उसके कारण किसी पॉइंट पी पर अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप बोल सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बात आती है स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे है, अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे ले आइए आप, तो अगर इस पॉइंट पी को सेंटर पे लेके आ रहे हैं तो x क्या है, x सेंटर से उस पॉइंट p का डिस्टेंस है। और जब आप सेंटर पे ही आ गए तो इसका सीधा मतलब हुआ x इक्वल्स टू 0। और अगर x इक्वल टू 0 आपने रख दिया तो ये टर्म तो खत्म हो गया। a स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और केवल यहां पे बचा a क्यूब, और a क्यूब और a स्क्वायर जब कैंसिल होंगे तो नीचे केवल बचेगा यहां पे। अब आप ये करके देख सकते हैं,
B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर और नीचे बचा ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल आउट, केवल ए, और फाइनल आंसर हमारे पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय ए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब जैसा कि मैं अपने चैनल्स में, अपने वीडियोस में आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि जो दिख रहा है वो तो आपको देखना ही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है, तभी आप रियल फिजिक्स का आनंद उठा पाएंगे। यहां से आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है। इस क्वांटिटी में डिनोमिनेटर को आपने x0 रख के मिनिमाइज कर दिया है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी रेशो में अगर डिनोमिनेटर को मिनिमाइज आप कर देंगे तो वो क्वांटिटी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। नहीं समझ में आया? परेशान मत होइए। अगर मैंने लिखा हुआ है 10/1000 तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी हुई, लेकिन अगर मैंने कर दिया 10/1 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो डिनोमिनेटर को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो रेशो की ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे आपने डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया है x इक्वल टू 0 रख के, तो b क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मींस यहां पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाइए तो बड़ा आसान है। ये मान लीजिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये सेंटर है x इक्वल टू 0 और y एक्सिस पे मैंने लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना मिला मुझे, और आप देखिए कितने प्यारे ढंग से ये ग्राफ आपको पूरी बातें समझा रहा है। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ कहता है कि जब आप सेंटर पे थे तो मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पे देखिए आप मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर चलते जा रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे आप दूर चलते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जीरो नहीं हो रही है बट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ें तो पुराने टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं उससे एक तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी आप करते चले साथ में। आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई चीज हॉलो होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। और आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा कि अगर ये कॉइल सर्कुलर हॉलो है और यहां पे आप खड़े हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है। मतलब दोनों एक अपोजिट रिजल्ट आपको दे रहे हैं। हॉलो कोई भी चीज है, इनसाइड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। आपने प्रूव किया कि ये मैक्सिमम होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।